हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ काल इन आयुर्वेद। काल हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन आयुर्वेद। मेनली एवरी प्रिंसिपल इज लिंक्ड विथ काल। हियर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स विच प्रूव द रिलेशन ऑफ आयुर्वेद एंड काल। ये तो आपको एग्जाम में किस तरह से पहले लिखना है उस हिसाब से लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि काल का आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण रोल है और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें काल का आयुर्वेद के साथ क्या रिलेशन है वो दिखाया गया है। द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज इज डन बेस्ड ऑन द काल। मतलब जो भी डिजीज है, व्याधियाँ है, उसका क्लासिफिकेशन काल के बेस पर किया गया है। कालज व्याधि और अकालज व्याधि दो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ काल, कालज और अकालज। कालज व्याधि यानी कि नेचुरल डिजीजेस और अकालज व्याधि यानी कि अननेचुरल डिजीज। कालज व्याधि यानी कि ग्रे हेयर विथ रिंकल्स ऑन स्किन इन ओल्ड एज, यानी कि ओल्ड एज में ग्रे हेयर का ग्रे कलर का हो जाना है और स्किन पर रिंकल्स हो जाना। अगर ये सब ओल्ड एज में ये सब सिम्टम्स दिखाई दे तो वो मतलब नॉर्मल है कि ओल्ड एज में ये सब होता है। सेनल ब्लाइंडनेस, सेनल डिफनेस, तो ये सब नॉर्मल है, तो इसको कालज व्याधि बोलेंगे। पर अगर बालों का सफ़ेद होना, स्किन में रिंकल्स हो जाना, ये सब यंग एज में दिखाई दे तो ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अननेचुरल डिजीजेस। ग्रेइंग ऑफ हेयर इन यंग, ब्लाइंडनेस, डिफनेस एक्सेट्रा। दूसरा क्या है कि दिवा स्वप्न यानी कि डे स्लीपिंग कोजिस कफ वृद्धि। अब सोना वो एक क्रिया है, प्रोसेस है, पर कौन से काल में, किस समय पे हम सो रहे हैं। अगर हम दिवा स्वप्न यानी कि दिन में सो रहे हैं तो उससे कफ की वृद्धि होगी। रात में सोने की जगह हम जाग रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, तो उससे वात की वृद्धि होगी। दिन में सोने से कफ की वृद्धि होगी, रात में जागने से वात की वृद्धि होगी। अगर भोजन हम सही समय पर नहीं लेंगे और पूरा मतलब इरेगुलर समय पर हम खाना खाएंगे, जैसे दोपहर का खाना 2:30-3 बजे खाना, शाम का खाना 11-12 बजे, रात का खाना खाना, तो ये मतलब प्रॉपर टाइम पे नहीं है, तो इसको अकाल भोजन बोलेंगे। तो वो अजीर्ण, यहाँ पे अजीर्ण आएंगे, अजीर्ण कोष करेगा, यानी कि इंडाइजेशन भी हो सकता है उनसे। अति व्यायाम यानी कि एक्सेस एक्सरसाइज। व्यायाम कितने काल यानी कितने समय तक करें, ज़्यादा समय तक व्यायाम करेंगे, एक्सेसिव व्यायाम करेंगे तो उससे वात की वृद्धि होगी, क्योंकि व्यायाम में हम बॉडी की मूवमेंट करेंगे और चल है वो वात का गुण है, तो इससे क्या होगी, वात की वृद्धि होगी। एक्सेसिव रेस्ट ऑल्सो कोजिस कफ वृद्धि, यानी कि अगर हम कुछ भी ना करके स्थिर रहकर एक जगह पर पड़े रहेंगे तो उससे कफ की वृद्धि होगी, क्योंकि स्थिर है वो कफ का गुण है। नेक्स्ट है टाइमली कलेक्शन ऑफ रेमेडीज, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेस गिव्स करेक्ट रिजल्ट। मतलब हम कोई भी रेमेडी है उसका, कोई भी मेडिसिन है उसका कलेक्शन टाइम पे करेंगे, उसका प्रिजर्वेशन प्रॉपर टाइम पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी उस हिसाब से होगा, उसका यूज़ भी उस हिसाब से करेंगे, तो उसके रिजल्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। जैसे कोई भी हर्बल पाउडर है तो उसकी पोटेंसी है वो 6 मंथ तक ही रहती है, 6 मंथ के बाद वो इफेक्टिव नहीं रहता। फिर है मिनरल मेडिसिन्स, जैसे कि ग्रीथ है, हनी है या फिर वाइन है, तो वो जितना ओल्ड होगा वो उतना बेस्ट रहेगा। पुष्यांगु चूर्ण वो क्या है, तो कि रेमेडी फॉर वाइट डिस्चार्ज, जो वुमन में वाइट डिस्चार्ज होता है उसकी एक रेमेडी है जिसको हम बोलेंगे पुष्यांगु चूर्ण। तो उसको हमें कब कलेक्ट करना चाहिए, पुष्यांगी या फिर पुष्यामी नक्षत्र में हम उसको कलेक्ट करेंगे तो उसकी जो इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिर है पुंसवन कर्मा यानी कि रेमेडी फॉर मेल बेबी, किसी को मेल बेबी चाहिए तो उसकी भी रेमेडी है, उसको हम बोलेंगे पुंसवन कर्मा। तो वो कब किया जाना चाहिए, तभी जो बेबी होगा वो मेल बेबी रहेगा। तो वो प्रेगनेंसी का जो 3rd मंथ होगा, प्रेगनेंसी के बाद का जो 3rd मंथ है उस समय जो कर्म करवाएंगे तभी ये काम करेगा, ऐसा नहीं करवाना चाहे क्योंकि बेटा बेटी एक समान। लेकिन ये आयुर्वेद में उल्लेख है कि प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई तो उसके 3rd मंथ में ये कर्म करवाने से ऐसा होगा। फिर है प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल वेरिएशंस एंड द डेथ इज टाइम कंसर्न। मतलब प्रेगनेंसी है तो वो भी अलग अलग रहती है, जैसे ह्यूमन में 9 मंथ का रहता है, सभी एनिमल्स में अलग अलग रहता है।
डिलीवरी का भी वो भी डेट देते थे, एक वो भी काल के हिसाब से देते हैं कि इतने मंथ कौन सी डेट, वो सभी। ग्रोथ जो आयुर्वेद में भी बताया गया है कि मासानुमासिक वृद्धि, पर्टिकुलर मंथ में कौन से ऑर्गन की वृद्धि होगी, जैसे कि 6 मंथ में इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि आती है, तो वो सब काल के अनुसार है। पर्टिकुलर ऑर्गन के डेवलपमेंट, फिर एनाटोमिकल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल वेरिएशंस, ये सभी टाइम पर डिपेंड रहते हैं। प्रेगनेंसी 36 to 40 वीक्स। आयुर्वेद में तो ये भी बताया गया है कि डिलीवरी 9th, 10th, 11th और 12th मंथ तक हो तो उसको नॉर्मल बताया गया है आयुर्वेद में। ये आप एनाटोमी में पढ़ेंगे। मेल चाइल्ड बर्थ बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स इन इवन डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बाद अगर इवन डे में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल चाइल्ड होगा, और अगर ओड डे में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो वो फीमेल बेबी होगा। तो ये भी काल पर डिपेंड है। तो इस हिसाब से जो काल है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिवा स्वप्न यानी कि दिन में सोने से क्या कफ की वृद्धि होगी, तो इस हिसाब से हम अगर कोई ओबेसिटी का पेशेंट है या फिर कफ वृद्धि है किसी में, तो उसको हम क्या मतलब सलाह देंगे कि आपको दिन में नहीं सोना है। किसी में वात की कमी है और कफ की वृद्धि है तो उसके लिए ये है, लेकिन किसी में वात ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई आप रात में मत जगो, रात में टाइम टू टाइम सो जाइए, क्योंकि आप में वैसे ही वात की वृद्धि है और आप और रात में जगोगे तो वात की और वृद्धि होगी। तो इस हिसाब से हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।